क्या कोई ये सोच सकता है कि आज दुनिया भर के शहरों में जो गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, उनका सीधा कनेक्शन अरबों साल पहले समंदर में लगे जंग से है? सच में? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। बिल्कुल, लेकिन यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की नींव है। हाँ, और ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में नजरिया बदल देता है। मतलब जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही कहा, और हमारा आज का मिशन भी यही है। मतलब भूगोल को अक्सर स्कूलों में बस वो वटाए जाने वाले देशों और राजधानियों के नक्शे, हाँ, उसी तक सीमित मान लिया जाता है। लेकिन आज के स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आज हम भूगोल को एक समाकलित विषय या कहें कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके हर एक पहलू को खोलकर समझते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जहां 13.8 अरब साल पहले हुए ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले खनिजों तक सब कुछ एक ही जटिल तंत्र का हिस्सा है। क्या बात है। इस विस्तृत चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू यही होने वाला है। हम ये समझेंगे कि कैसे इस ग्रह की अंदरूनी गर्मी, महासागर और वायुमंडल मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जो ये तय करता है कि इंसान क्या खाएगा, अपना घर कैसे बनाएगा और अर्थव्यवस्था कैसे चलाएगा। एकदम सही। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सच में सब कुछ शुरू हुआ, मतलब बिग बैंग। हाँ, सबसे बुनियादी बात। हमारे स्रोतों के अनुसार 13.8 अरब साल पहले एक घटना हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जो मुझे भी था। अक्सर लोग सोचते हैं कि खाली अंतरिक्ष में कहीं कोई बम फटा होगा। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। पर विज्ञान कहता है कि ये अंतरिक्ष के अंदर हुआ धमाका नहीं था, बल्कि इस धमाके से खुद अंतरिक्ष का निर्माण और विस्तार शुरू हुआ। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान की भाषा में उस शुरुआती अवस्था को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए, आज जो कुछ भी मौजूद है, खरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, सारे महासागर और हम खुद, बाप रे, वो सब एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ था जिसका कोई आकार नहीं था, आयतन शून्य था, लेकिन उसका तापमान और घनत्व अनंत था। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक विशाल प्रेशर कुकर में ब्रह्मांड भर की भयंकर गर्मी और दबाव ठूस दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। और अंततः वो उस दबाव को सह ना सका। लेकिन मेरे लिए स्रोतों में सबसे हैरान करने वाली बात उस महाविस्फोट की गति थी। वो बहुत तेज था। ऊर्जा को ठोस पदार्थ में बदलने में करोड़ों साल नहीं लगे, बल्कि विस्फोट के मात्र पहले 3 मिनट के भीतर ही। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, पहले 3 मिनट में ही ब्रह्मांड के पहले परमाणुओं का निर्माण शुरू हो गया था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि एक बार जब पदार्थ बन गया तो गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद निहारिका परिकल्पना यानी नेबुला हाइपोथेसिस की तस्वीर सामने आती है। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस और धूल के विशाल बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और घूमने लगे। और इसी घूमने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सही। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। हमारे पूरे सौरमंडल का 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य ने अपने अंदर खींच लिया। ओह, 99.9%। हाँ। और जो 0.1% बचा, उसी मलबे से पृथ्वी और बाकी ग्रह बन गए। सही कहा। अब चूंकि सूर्य के पास इतना विशाल द्रव्यमान है तो उसका गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी को एक जगह बांधे हुए है। और इसी वजह से पृथ्वी एक बेहद जटिल नृत्य कर रही है। मतलब पृथ्वी की 2 मुख्य गतियां हैं। हाँ, रोटेशन और रेवोल्यूशन। बिल्कुल। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। स्रोत कहते हैं कि इसी घूमने की वजह से कोरियोलिस प्रभाव पैदा होता है। पर ईमानदारी से कहूं, ये पृथ्वी के घूमने से हवाओं की दिशा कैसे मुड़ जाती है? इसे समझना बहुत आसान है अगर हम एक उपमा का इस्तेमाल करें। अच्छा, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक मैरी गो राउंड यानी गोल घूमने वाला झूला तेजी से घूम रहा है। हाँ, मेले वाला झूला। हाँ, वही। और कोई इसके बीचों बीच खड़ा होकर झूले के किनारे पर खड़े व्यक्ति की तरफ एक गेंद फेंकता है। ठीक है। फेंकने वाले ने तो गेंद एकदम सीधी फेंकी, लेकिन क्योंकि झूला घूम रहा है, अच्छा, तो बाहर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे गेंद हवा में ही किसी रहस्यमय बल से मुड़ गई है। ओह, तो गेंद असल में नहीं मुड़ी बल्कि नीचे की जमीन खिसक गई। सटीक रूप से यही होता है।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और भूमध्य रेखा पर घूमने की गति सबसे ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। हाँ, तो जब हवा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है। गोलार्ध में बाईं ओर बिल्कुल महसूस होती है। असल में यही कोरियोलिस प्रभाव है जो दुनिया भर के मौसम और समुद्री धाराओं को दिशा देता है। क्या बात है। अब पृथ्वी की दूसरी गति पर आते हैं, परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर का चक्कर। यहाँ स्रोतों में पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव का जिक्र है। मैं हमेशा सोचता था कि अगर पृथ्वी एकदम सीधी होती बिना किसी झुकाव के तो क्या फर्क पड़ जाता? बहुत बड़ा फर्क पड़ता। क्या मौसम का पूरा चक्र ही खत्म हो जाता? पूरी तरह से। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की किरणें साल के हर दिन पृथ्वी के हर हिस्से पर एक ही कोण से पड़ती। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। भूमध्य रेखा पर हमेशा भयंकर गर्मी होती और ध्रुवों पर हमेशा जमा देने वाली ठंड। मौसम का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन ये झुकाव मौसम कैसे बदलता है? क्या झुकाव की वजह से हम सूरज के ज्यादा करीब आ जाते हैं? नहीं, ये दूरी का खेल नहीं है, ये प्रकाश के कोण यानी एंगल का खेल है। अच्छा। हाँ, जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होती है तो सूर्य की किरणें किसी एक गोलार्ध पर एकदम सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें एक छोटी सी जगह पर केंद्रित होती है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ओह, तो यही गर्मियां है। बिल्कुल। लेकिन जब वो हिस्सा सूर्य से दूर झुका होता है तो वही किरणें तिरछी हो जाती हैं और एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती हैं। ऊर्जा बढ़ जाती है। हाँ, ऊर्जा बढ़ जाती है और इसलिए सर्दियां आती है। ये झुकाव ही ऋतुओं के इस पूरे जैविक चक्र को चलाता है जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। ये तो हो गया ब्रह्मांड और सूरज के साथ पृथ्वी का संबंध। अब जरा पृथ्वी के अंदर झांकते हैं। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। बाहर से देखने पर जमीन एकदम ठोस और शांत लगती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। पृथ्वी के भीतर एक प्राकृतिक न्यूक्लियर रिएक्टर धधक रहा है। बिल्कुल सही। ये कैसे काम करता है? पृथ्वी के कोर में और उसके चारों ओर मौजूद चट्टानों में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम। अरबों सालों से ये तत्व टूट रहे हैं और भयंकर ऊर्जा छोड़ रहे हैं। यही रेडियोधर्मी क्षय पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा का मुख्य कारण है। अच्छा, तो इसी से गर्मी पैदा होती है। हाँ, और इस ऊष्मा से पिघले हुए मैग्मा में संवहन तरंगे पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में बुलबुले ऊपर नीचे होते हैं। और यही उबलता हुआ मैग्मा ऊपर की ठोस टेक्टोनिक प्लेटों को खिसकाता है। एकदम सही। जब ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो भूकंप आते हैं। हाँ। अब यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है। जब भी खबरों में भूकंप की बात आती है तो हमेशा अधिकेंद्र या एपिसेंटर का जिक्र होता है। लेकिन स्रोतों में फोकस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, जिसे उद्गम केंद्र भी कहते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। फोकस जमीन के कई किलोमीटर नीचे वो सटीक बिंदु है जहां चट्टानें असल में टूटती हैं और ऊर्जा रिलीज होती है। मतलब जहां से शुरुआत होती है? हाँ, लेकिन हम इंसान तो सतह पर रहते हैं ना। राइट। इसीलिए फोकस की ठीक 90 डिग्री ऊपर सतह पर जो बिंदु होता है, जहां झटके सबसे पहले महसूस होते हैं। बिल्कुल, जहां झटके सबसे तेज महसूस किए जाते हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। समझ गया। और ये ऊर्जा तरंगों के रूप में यात्रा करती है, पी, एस और एल तरंगे। इनमें स्रोतों ने एस तरंगों के बारे में एक बात बताई है जो एकदम जासूसी कहानी जैसी लगती है। एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। हाँ। उनका व्यवहार बहुत अनोखा है। स्रोत कहते हैं कि एस तरंगे तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, और इसी एक गुण के कारण वैज्ञानिकों को बिना जमीन खोदे पता चल गया कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह। वैज्ञानिकों ने भूकंप की तरंगों को पृथ्वी के अल्ट्रासाउंड की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने देखा कि एस तरंगे पृथ्वी के एक हिस्से से टकराकर गायब हो जाती हैं और दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाती, तो एक शैडो जोन बन गया। हाँ, इससे ये साबित हो गया कि अंदर कोई विशाल तरल परत है जो इन तरंगों को सोख रही है। ये सच में विज्ञान की खूबसूरती है कि विनाशकारी भूकंप भी हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर यही भूकंप महासागरों के तल में आ जाए तो सुनामी बन जाती है। सुनामी का विज्ञान भी बहुत तार्किक है। समंदर के बीच में इसकी लहर बहुत छोटी होती है, शायद सिर्फ
1 या 2 मीटर ऊंची। हाँ, कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन इसकी स्पीड किसी व्यावसायिक हवाई जहाज जितनी होती है, लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे। बाप रे। पर तबाही तो तब मचती है जब ये लहर किनारे के पास पहुंचती है। हाँ। मुझे इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिला। ये बिल्कुल हाईवे पर गाड़ियों के टकराने जैसा है। अच्छा। कैसे? जैसे ही सुनामी उथले पानी में आती है, लहर का निचला हिस्सा समुद्र तल से रगड़ खाकर धीमा हो जाता है। लेकिन पीछे का पानी अभी भी हवाई जहाज की स्पीड से आ रहा होता है। ओह। आगे रास्ता ब्लॉक है और पीछे से भयंकर गति, तो सारा पानी एक के ऊपर एक चढ़ने लगता है और एक विशाल दीवार का रूप ले लेता है। बहुत ही सटीक उपमा है। और देखिए, महासागरों के नीचे सिर्फ भूकंप नहीं आते, वहां पहाड़ भी बनते हैं और खाइयां भी। इन्हीं आंतरिक बलों और सतह के बाहरी बलों के टकराव से शैल चक्र या रॉक साइकिल चलता है। बाहरी बल मतलब हवा, पानी आदि। हाँ। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, ठंडा होकर आग्नेय चट्टाने बनाता है, जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है। समय के साथ ये टूटकर तलछटी या सेडिमेंट्री चट्टाने बनती हैं, जिनमें जीवाश्म दब जाते हैं। और फिर आती हैं कायांतरित चट्टाने यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस हिस्से ने मुझे काफी उलझाया था। क्यों? ऐसा क्या हो? मैंने हमेशा सोचा था कि ये चट्टाने आग में किसी कुम्हार के बर्तन की तरह पककर बनती होंगी। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अगर चट्टान पिघल गई तो वो वापस मैग्मा बन जाएगी। सही पकड़ा। कायांतरित चट्टाने पिघलती नहीं है। इसे कुम्हार के भट्ठे के बजाय एक भयंकर प्रेशर कुकर की तरह सोचिए, जो जमीन के कई किलोमीटर नीचे है। अच्छा, तो आग नहीं, दबाव काम करता है। हाँ, वहां ऊपर की चट्टानों का करोड़ों टन का भारी दबाव है और नीचे मैग्मा की भयंकर गर्मी। इस जबरदस्त दबाव और ताप में चट्टान बिना पिघले ही अपने अंदर के खनिजों की संरचना बदल लेती है। एक साधारण चूना पत्थर इसी दबाव में पिसकर ताजमहल में इस्तेमाल होने वाले चमचमाते संगमरमर में बदल जाता है। क्या बात है! प्रकृति की इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं। और चट्टानों से उठकर अगर हम महासागरों के भूगोल को देखें तो वहां भी एक अलग ही दुनिया है। समुद्री भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वो उथला हिस्सा है जो समुद्र तट से शुरू होता है। दिलचस्प बात ये है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरे समुद्री तल का केवल 7.5% हिस्सा है। सिर्फ 7.5%? हाँ, बाकी सब गहरा और अंधकारमय समंदर है। तो ये हिस्सा इतना खास क्यों है? स्रोत बताते हैं कि गहराई कम होने के कारण सूरज की रोशनी यहाँ समंदर की तलहटी तक आसानी से पहुंच जाती है। बिल्कुल। जहां रोशनी होगी वहां प्रकाश संश्लेषण होगा और प्लैंकटन पनपेंगे। और जहां प्लैंकटन होंगे वहां छोटी मछलियां आएंगी और उनके पीछे बड़ी मछलियां। मतलब समंदर की अधिकांश जैव विविधता इसी 7.5% हिस्से में है। हाँ, और इतना ही नहीं, सदियों से जो जैविक पदार्थ यहाँ दबे हैं, उसी के कारण दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भी इसी हिस्से से निकाला जाता है। बिल्कुल। हम इंसान अपने भोजन और ईंधन दोनों के लिए गहरे समंदर पर नहीं बल्कि इसी उथले पानी पर निर्भर हैं। ये बहुत रोचक है। अब महासागरों और चट्टानों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस अदृश्य आवरण की बात करते हैं जो असल में पृथ्वी को नीला ग्रह और जीवन के योग्य बनाता है, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल सिर्फ सांस लेने वाली गैसों का एक गुब्बारा नहीं है। तो क्या है? ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच और मौसम का इंजन दोनों है। शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है, जहां हमारे सारे बादल बनते हैं। हाँ, बारिश होती है और तूफान आते हैं। उसके ठीक ऊपर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर है, जहां ओजोन की परत हमें सूर्य की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और एक बहुत ही मजेदार वैज्ञानिक तथ्य जो स्रोतों में था, आसमान नीला क्यों दिखता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गैसों का रंग है। हाँ, पर ये गैसों का रंग नहीं है। वायुमंडल में तैर रहे अनगिनत धूल कण और गैस के अणु सूर्य के प्रकाश से टकराते हैं और नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेर देते हैं। इसे प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। अगर ये धूल कण और वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय भी आसमान एकदम काला दिखाई देता। क्या डरावना दृश्य होता वो। और यही वायुमंडल जब हवा, बारिश और तापमान के रूप में पृथ्वी की कठोर चट्टानों पर लगातार प्रहार करता है तो एक नई जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। मिट्टी बनना
दुनिया की सबसे धीमी और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। हाँ, क्योंकि मिट्टी केवल पत्थरों का बारीक चूरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह चट्टान के खनिजों, उस जगह की जलवायु, हजारों साल के समय और ह्यूमस का एक अत्यंत जटिल मिश्रण है। ह्यूमस यानी मृत पौधों और जीवों के सड़ने से बने जैविक पदार्थ। सही। स्रोतों में सोलम या वास्तविक मृदा का जिक्र है। एक पूरी मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपरी जैविक परत और खनिजों से भरी परतों को मिलाकर ही असली मिट्टी बनती है। और जलवायु का मिट्टी पर बहुत गहरा असर होता है। इस प्रक्रिया में निक्षालन या लीचिंग नाम की एक बहुत ही दिलचस्प क्रिया होती है। इसी लीचिंग ने मुझे चौंका दिया था। क्यों? सामान्य समझ ये कहती है कि जहां ज्यादा बारिश होगी वहां की मिट्टी सबसे उपजाऊ होनी चाहिए। लेकिन स्रोत बता रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश मिट्टी को बर्बाद कर देती है। ऐसा कैसे? यही तो लीचिंग है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर जमीन के बहुत नीचे ले जाता है, जैसे कैल्शियम, पोटाश। हाँ, पानी उन्हें इतना नीचे ले जाता जहां पौधों की जड़ें पहुंच ही नहीं सकती। पीछे जो बचता है वो है लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से भरी लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। तब तो ये खेती के लिए बहुत खराब होगी। बिल्कुल। इसके एकदम विपरीत उन इलाकों की बात करते हैं जहां बारिश संतुलित होती है और तापमान थोड़ा ठंडा रहता है, जैसे घास के विशाल मैदान। हाँ, वहां चरनोजेम नाम की मिट्टी पाई जाती है। घासों की गहरी और घनी जड़ों के हर साल सड़ने से इसमें इतना ह्यूमस भर जाता है कि ये एकदम काली हो जाती है। स्रोत? इसे कुदरत का यूरिया कहते हैं। यह दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसके दम पर पूरी दुनिया को गेहूं मिलता है। और अब अगर हम मिट्टी और जलवायु के इस मेल को समझ गए हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से में कौन सा बायोम बनेगा। बायोम यानी एक ऐसा विशाल इलाका जहां एक जैसी जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। हाँ, और इस पूरे सिस्टम में जलवायु ही असल बॉस है। एकदम बॉस है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहां पृथ्वी की 30% वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। वहां इतनी बारिश और गर्मी होती है कि पेड़ों में सूरज की रोशनी पाने के लिए एक अंधी दौड़ लगी रहती है। पेड़ 60-70 मीटर ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि घने पत्तों के कारण नीचे जमीन पर हमेशा घुप अंधेरा होता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रेगिस्तान को देखिए, वहां पानी बचाने की जद्दोजहद है। वाष्पीकरण रोकने के लिए पेड़ों ने अपनी चौड़ी पत्तियां गिरा दी और उन्हें कांटों में बदल लिया ताकि कम से कम पानी उड़े। और टुंड्रा बायोम में तो एक अलग ही चुनौती है, परमाफ्रॉस्ट। हाँ, वो बहुत कठिन जगह है। ये ऐसी मिट्टी है जो सतह के नीचे साल भर कंक्रीट की तरह जमी रहती है, इसलिए वहां बड़े पेड़ों की जड़ें नीचे जा ही नहीं सकती। वहां सिर्फ काई और छोटी झाड़ियां पनपती हैं। हर बायोम ने खुद को वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया है। लेकिन इन बायोम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके लिए स्रोत लिंडमैन के 10% नियम का जिक्र करते हैं। हाँ, ये नियम बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो खाद्य श्रृंखला में जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, जैसे घास से हिरण और हिरण से शेर तक। हाँ, तो हर बार 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, केवल 10% ही आगे बढ़ती है। यहां मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। मतलब अगर इवोल्यूशन इतना ही स्मार्ट है तो खाद्य श्रृंखला में 10-15 स्तर क्यों नहीं होते? शेर को खाने वाला कोई विशाल भालू और उसे खाने वाला कोई उड़ने वाला ड्रैगन जैसा जीव क्यों नहीं है? प्रकृति ने 3 या 4 स्तरों के बाद ही इस चेन को क्यों रोक दिया है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब जीव विज्ञान में नहीं बल्कि थर्मोडायनामिक्स के नियमों में छुपा है। ऊष्मागतिकी। हाँ, ऊर्जा का ये 90% नुकसान एक अटल नियम है। कोई जीव जो भी खाता है उसका 90% हिस्सा वो सांस लेने, चलने, गर्मी पैदा करने और अपशिष्ट निकालने में खर्च कर देता है। अच्छा। सिर्फ 10% उसके शरीर के मांस में बदलता है। अगर 1000 कैलोरी की घास एक खरगोश खाता है तो खरगोश के मांस में सिर्फ 100 कैलोरी बची। उसे खाने वाली लोमड़ी को 10 कैलोरी मिलेगी और लोमड़ी को खाने वाले शेर को सिर्फ 1 कैलोरी। बाप रे। 4 या 5 स्तरों के बाद ऊर्जा बचती ही नहीं है कि वो किसी और विशाल शिकारी जीव को जिंदा रख सके। अद्भुत।
ब्रह्मांड के नियमों से कोई छूट नहीं। तो पृथ्वी के इस पूरे सिस्टम और उसके कठोर नियमों को समझने के बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये भूगोल सीधे तौर पर इंसान की अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि और हमारे उद्योगों को कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम तय करते हैं कि क्या उगाना है, लेकिन असल में भूगोल तय करता है। बिल्कुल, कृषि पूरी तरह से जलवायु और मिट्टी की गुलाम है। सही कहा। उदाहरण के लिए, जहां प्रेरीज जैसे शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जहां पौष्टिक घास प्रचुर मात्रा में है, वहां व्यावसायिक स्तर पर गायों का पालन होता है, डेयरी और बीफ के लिए। लेकिन जहां जलवायु थोड़ी शुष्क है, मिट्टी में नमी कम है और झाड़ियां ज्यादा है, वहां भेड़ें पाली जाती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य मांस नहीं बल्कि ऊन होता है। और मक्का पेटी यानी अमेरिका के कॉर्न बेल्ट में सूअर पालन होता है, क्योंकि वहां भारी मात्रा में मक्का उगाकर सीधे उन्हें खिलाया जाता है ताकि कम समय में ज्यादा मांस पैदा किया जा सके। हाँ। और बात सिर्फ कृषि की नहीं, खनिजों और उद्योगों की भी है। और यहीं पर हम अपने शो की शुरुआत वाले उस सवाल पर वापस आते हैं, गगनचुंबी इमारतों का समंदर के जंग से क्या कनेक्शन है? हाँ, लौह अयस्क का निर्माण। अरबों साल पहले जब पृथ्वी के महासागरों में साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया, तो उन्होंने भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी। उस समय महासागरों के पानी में बहुत सारा लोहा घुला हुआ था। ये ऑक्सीजन उस लोहे के साथ रिएक्ट कर गई। मतलब समंदर के पानी में ही लोहे को जंग लग गया। बिल्कुल। और वो भारी जंग खाया हुआ लोहा समंदर की तलहटी में बैठता गया और करोड़ों सालों के दबाव से बैंडेड आयरन फॉर्मेशन नामक विशाल चट्टानों में बदल गया। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो आज हम खदानों से जो लोहा निकालते हैं, जिससे हमारी कारें और गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, वो असल में अरबों साल पहले समंदर में पैदा हुई ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट है। यह सच में अकल्पनीय है। और खनिजों की बात हो रही है तो बॉक्साइट का उदाहरण भी बहुत सटीक है। बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है। हाँ। इसका निर्माण भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लीचिंग के कारण ही होता है। भारी बारिश मिट्टी के बाकी तत्वों को बहा ले जाती है और एल्यूमिनियम से भरपूर बॉक्साइट पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और आज हमारे सिर के ऊपर जो बिजली के तार दौड़ रहे हैं, उनमें तांबे की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि तांबा भारी होता है और खंभों के बीच लटककर टूट सकता है, जबकि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। देखिए, भूगोल और भौतिकी कैसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। यह सच में कमाल है। लेकिन यहाँ एक दुखद मोड़ भी आता है। मानव ने भूगोल के नियमों को समझकर तरक्की तो बहुत कर ली, पर अब हम उसी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। अंधाधुंध दोहन से हमने मरुस्थलीकरण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी भयंकर समस्याओं को जन्म दे दिया है। और इसी संकट से उभरने के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आई। लेकिन जब मैं इस स्रोतों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि क्या ये सिर्फ एक आकर्षक नारा बनकर नहीं रह गया है? क्या संधियां और नियम असल में इस ग्रह को बचा सकते हैं? ये संदेह जायज है, लेकिन इन प्रयासों के पीछे एक ठोस तंत्र है। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, उसने पहली बार दुनिया को एक व्यावहारिक परिभाषा दी। क्या परिभाषा थी? वर्तमान की जरूरतें पूरी करो, लेकिन ऐसे कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन खत्म न हो। बहुत सही बात है। इसके बाद 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसने हवा में प्रदूषण छोड़ने को एक आर्थिक कीमत में बदल दिया, कार्बन क्रेडिट्स के जरिए। यानी अगर आप ज्यादा प्रदूषण करेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल। और हाल ही में 2015 का पेरिस समझौता, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है। और जमीन पर काम करने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें भी खोजी गई हैं, जैसे जापानी मियावाकी विधि। हाँ, ये बहुत कारगर है। जिसमें प्राकृतिक जंगलों के सिस्टम की नकल करके बहुत ही कम जगह और कम समय में घने जंगल उगाए जाते हैं। या फिर कृषि में नो टिल फार्मिंग, जैसा कि हमने मृदा विज्ञान में बात की थी कि मिट्टी की परत बनने में हजारों साल लगते हैं, तो इस विधि में किसान अगली फसल बोने के लिए खेत की गहरी जुताई नहीं करते। इससे मिट्टी का कटाव बचता है, नमी बनी रहती है और कार्बन जमीन के अंदर ही लॉक रहता है। इंसान अब भूगोल के खिलाफ जाने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत जरूरी है,
क्योंकि हमने जो औद्योगिक तंत्र विकसित किया है वो प्राकृतिक चक्रों पर भारी पड़ रहा है। पर्यावरण का संरक्षण अब कोई आदर्शवादी विचार नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की बुनियादी शर्त बन गया है। एकदम सही। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल कोई निर्जीव किताबों का विषय या सिर्फ नक्शों का अध्ययन नहीं है। ये असल में हमारे अस्तित्व का यूजर मैनुअल है। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी के झुकाव, हमारी फसलों की मिट्टी, महासागरों के प्लैंकटन और जलवायु संधियों तक सब कुछ एक ही विशाल और आपस में मजबूती से जुड़ा हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। पृथ्वी पर होने वाली हर एक भौतिक घटना का कोई न कोई सीधा जैविक परिणाम होता है और मनुष्य जो भी करता है उसका एक भौगोलिक असर होता है। हम इस सिस्टम से बाहर नहीं है, हम इसका हिस्सा हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक गहरे विचार के साथ छोड़ते हुए। हमने देखा कि पृथ्वी का एक अटल नियम है, यहाँ सब कुछ रिसाइकिल होता है, चट्टानें मैग्मा बनती हैं, पानी भाप बनता है और सब कुछ लौटकर वापस आ जाता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद जब भविष्य के भूविज्ञानी या शायद कोई बिल्कुल नई प्रजाति इस ग्रह की खुदाई करेगी, तो क्या उन्हें हमारी आज की प्लास्टिक, कंक्रीट और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनी एक बिल्कुल नई प्रकार की तलछटी चट्टान मिलेगी? बाप रे! क्या इंसानियत का ये पूरा युग पृथ्वी के करोड़ों साल के भूगर्भीय इतिहास में सिर्फ एक अजीब सी और विषाक्त चट्टान की परत बनकर रह जाएगा? इस पर विचार कीजिएगा।